या यूं कहे निवृत्तमान फोनरवा, जिसका कार्यकाल आज से 3 महीने पूर्व समाप्त हो चुका है। अपने कार्यकाल के समापन के पश्चात भी जिस प्रकार की कार्यशैली अपनाकर वो इस फोनरवा का संचालन कर रहे हैं, उसमें कई गंभीर विषय हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जिनके विरोध में हमने उनके द्वारा बुलाई गई आज की बैठक को असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि वो है। इसीलिए हमने उसके बहिष्कार की बहुत सी आदमियों से अपील की और इसके लिए हमारे को बहुत सी आदमियों का समर्थन प्राप्त है। इसी विषय पर अब हम इस प्रेस वार्ता को आरंभ करते हैं और आपके जहन में जो भी प्रश्न हो इसको लेकर के वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको अभी प्रेस विज्ञप्ति जो हमारे कारण है उसके रूप में हम आपको भी 5-7 मिनट दे देंगे। धन्यवाद। 90 साल का हो, धन्यवाद। और इतने साल की उम्र तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फोनरवा में आप जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, मैं 2006 से पहले चुनाव जब हुआ था, फोनरवा 2002 से हुई थी, 2002 से 4 पहले बनी थी, फिर एक टर्म उन्हीं को मिला कि अच्छा काम करने। फिर 2006 में पहला चुनाव हुआ था, जिसमें MP सिंह और मैं ग्रुप में हम लड़े। फिर बदस्तूर हम जो है MP सिंह की नीचे टीम से हम 2019 तक कम चलते हैं। उसके बाद हमने छोड़ दिया और 2019 में KK जैन, मैं महासचिव था तो KK जैन को लाया, एक जगह जाके उसको वोट के नहीं ये आ रहे हैं, इनको करने से तो करा तो था। उम्मीद इसके लिए थी कि शायद जो मैं कर रहा था आगे जाके बढ़ाएंगे बात को, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे कितने ही मुद्दे किनारे पे लगे हुए थे आज बर्बाद कर दिए। इसके बाद बुरी हालत हो गई और उम्मीद बहुत थी कि वो कुछ करेंगे। जैसे कि सबसे आपको पता है कि 2018 में दिन में MP सिंह वगैरह ने 600-700 बंदे, 6-7 हज़ार लोग बंदे धरना लेके अम्फ्री रोड के मुद्दे को लेके वहाँ बैठे थे। बात आप भी लोग आए होंगे, सब आए थे और उसके वक़्त शाम को मीटिंग फिक्स करी, आलोक टंडन थे और उन्होंने 4 बजे मीटिंग रखी। उसमें फैसला हो गया 31 अक्टूबर को कि भाई फ्री होल्ड, उसमें रिजर्वेशन का भी था, इंडस्ट्रियल का भी था, लेकिन रिजर्वेशन का एग्री हो गया। और उसके बाद 1 नवंबर को नोएडा की बोर्ड भी थी, वहाँ भी पास हो गया और उन्होंने भेज दिया शासन को। तब से हमने कई बार इसको फॉलो किया, जाके योगी जी को मिले 2 दफ़ा, MP हमारा डेलीगेशन लखनऊ में गए और उन्होंने कहा हो रहा है, आश्वासन भी दिया। और जब तक हम थे चिट्ठियाँ में फूल लिखी और भाई साहब जो अभी लोग आए उसके बाद न कभी चिट्ठी लिखी, ना कभी किसी मीटिंग में रेस किया। जितना दुख होता है, एक चीज़ अग्री की हुई है और जो कि बोर्ड में पास हो गई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपका ये हो रहा है, तो इसी तरह से वो बुरा हाल है। हमने तो देखो इनको बिल्डिंग जो है 3 दफ़ा हमें पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर उसको बड़ा करना वो करके दिया। हम उसमें मामला बाकी आगे बढ़ाना बेईमान का काम है। इसी तरह से डॉग्स का इतना आप जाते उस कुत्तों का जो इतना मामला रोज़ कोई न कोई कट रहे हैं, रोज़ बुरी हालत हो रही है। लेकिन उस वक्त हम इनको उत्तराखंड के हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लाए थे कि आप कोई कुत्ता सड़कों पे नहीं खाएगा और जो पालतू कुत्ते हैं उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी पॉलिसी यही है, जिसमें इनको कुत्ते के गले में पटा और टिक्की लगनी चाहिए और मालक के साथ हो। अब इन बहुत लड़ते करते रजिस्ट्रेशन का तो काम कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा। और उसका अब करते क्या है, स्टेरिलाइजेशन नसबंदी का चल रहा है। जब हमने इसको शुरू करवाया था तब हमने पोस्ट एक कोऑर्डिनेशन कमेटी
और जब स्टेबलाइजेशन वाली टीम जाए RW के प्रेसिडेंट और रणवीर सेक्रेटरी से मिल के जाए पानी के, आजकल तक पता ही नहीं। और बिल कटे जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, आगे का कोई है नहीं। अब मेन पर्पज हम ये कह रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का था, वो शेल्टर में रहना चाहिए। उसके बाद अगर नसबंदी हो जाए उसके बाद ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा काटते हैं। शायद शख्स का फर्क है या किस चीज़ का, वो ज़्यादा काटते हैं और सड़कों पे टट्टी पेशाब का फैलाते हैं। हाइजीनिक तो फिर कुछ खाता नहीं। तो इसलिए ये कुत्ते, हमारा कुत्ते का बिल्कुल शेल्टर नहीं रहना है। हालांकि बाकी नसबंदी बंदी टेम्परेरी है, हम ये कहते हैं। तो वो टेम्परेरी की भी क्वालिटी ठीक से नहीं हो रही और आगे शेल्टर का भी बात अब ये लिखते भी नहीं है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि इनको कई बार लिखा कि नोएडा बोर्ड में रेजिडेंशियल की रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी होनी चाहिए वहाँ पर। और हमने बहुत सारी चिट्ठी लिखी, हम मीटिंग में रेज करते रहे। इन्होंने आज दिन तक मौजूदा वालों ने आज दिन तक कोई रिमाइंडर नहीं दिया, कोई किसी मीटिंग में रेज नहीं किया। तो ये है एक वो रिप्रेजेंटेशन की बात। बैराज वाला किसके पास है? बैराज का वो है इरिगेशन का, है इरिगेशन का। वो जो कौलता का पानी का जो 400 हो गई थी, शशिकांत समाकांत शर्मा, उसने सारी मेहनत करी। उसके साथ अपना बैठता था, उस पर ये लैपटॉप से ज़्यादा सारे लिखते थे। और वो एक हफ्ते का इनका इरिगेशन का है ना, इनका नहीं है। इरिगेशन से कोऑर्डिनेशन करके मीटिंग करके एक हफ्ते का बैराज बन गया था। अब वो पता नहीं वो चालू है कि नहीं है, नहीं वो भी नहीं है और आगे भी नहीं बना। कभी लिखा ही नहीं ना इन्होंने, कभी कोई लेटर नहीं लिखा किसी मीटिंग में, रेज ही नहीं करा। धवन साहब ने कि कुछ भी चीज़ आप बोलो तो उसको सुनते नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, लेटर में देंगे। आप इसकी अच्छी चीज़ के लिए बात करेंगे, परिवर्तन करने की बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, MP सिंह साहब 13 साल खमरवा में रहे थे। लगातार आने के कारण हम लोगों ने प्रयास किया था कि खमरवा में ऐसा नियम बनाया जाए कि 2 टर्म के बाद में तीसरा टर्म जो है वो पुलिस पीरियड रहे। इस एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने 10 साल के बाद में 2019 में सफलता हासिल की। 2019 में योगेंद्र जी का संगठन ने समर्थन जताया, हम लोग उनके साथ रहे। 2021 में पुनः उन्होंने कहा कि जी इस बार मुझे मौका और कोई कोरोना में मेरा समय निकल गया है, तो दोबारा संगठन उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उनको एक बार दोबारा अवसर दिया। उन्होंने खमरवा को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपने निजी स्वार्थों के लिए नोएडा का विकास नहीं हो पाया। बहुत सारे मुद्दे हैं, खत्म हो चुका है एज पर बायलॉ। हमारे बायलॉ में कंडीशन है कि अकाउंट्स के मैटर में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमको कहा जी ये कोर्ट का स्टे है जिसके कारण हम चुनाव नहीं करा सकते, जबकि उस स्टे का हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन 3 महीने में उन्होंने बढ़ा दिया कार्यकाल। स्टे आज भी एज इट इज़ है। आप उनसे जब पूछे जब स्टे आज भी एज इट इज़ है तो उन्होंने क्या कहते हैं चुनाव कैसे डिक्लेयर कर दिया। भाई ये काम आप जुलाई में ही कर सकते थे, आपने 3 महीने केवल स्टे बढ़ाए थे क्योंकि उन्होंने नई RW मनमाना तरीके से मेंबर बना लिया। और जो बेचारे पिछले 4 साल से 5 साल से प्रयास कर रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। सेक्टर 34 की जो वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ पे जो धवलगिरी 1 2 3 इस तरह की है, उनके कितने लोग आते हैं हमारे पास में कि राजीव जी देखिए वहाँ पे तो आपने बना लिया, हम ही नहीं बनाते। और जब हम उनकी बात करते हैं तो हमको दवा दिया जाता है वहाँ पर। हम ये कहते हैं ये किसी संगठन में होता है तो उसको एक समय भी दिया जाता है कि ये कुछ कार्य कर पाए। आप शुरुआत में ही उसकी टांग खींचना शुरू कर दो तो फिर वो संगठन नहीं हुआ, वो एक तरीका नहीं हुआ। जब ये देखा जाता है कि इसको जो टाइम मिलना चाहिए था, जिस टाइम में इसने परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं किया, और आगे इसकी जो नीतियां हैं वो अलोकतांत्रिक हैं, तानाशाही वाली हैं, एकाकी डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तो फिर ये आवश्यकता समझी गई। हमें मालूम था हमारे पास ये क्वेश्चन उठेंगे, तब ये आवश्यकता महसूस की गई कि नहीं, बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि वही हमारा मूल सिद्धांत था। यहाँ पर आने के लिए MP सिंह साहब लगातार वर्षों से बने आ रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था।
यही था कि 2 टर्म के बाद आदमी को चेंज होना है, कूलिंग पीरियड है, 1 साल के बाद फिर आ जाए। ऐसी क्या आवश्यकता है कि नहीं मैं ही रहूंगा, कोई और नहीं रहेगा? क्या अकेले योगेंद्र शर्मा या के जैन साहब लायक है पूरी फोनरवा पूरे शहर में, या कोई और लोग लायक नहीं है? आप मुझे बताइए, उनसे ज्यादा नहीं। जब परिवर्तन होगा, नए लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद जो भी काम करते हैं जिनको आगे नहीं किया जा रहा है। ये बात है। आज जो फोनरवा है वो एक लाइसेंसिंग एजेंसी बन गई है, ना कि वेलफेयर एसोसिएशन। इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी सोसाइटी जहां पर आपकी 100 से अधिक RWA रजिस्टर्ड है, पूरे शहर को रिप्रेजेंट करती है। नोएडा प्राधिकरण उसकी सलाह पर बहुत चीजें करता है। जैसे धवन साहब ने बताया कि DND को टोल फ्री कराने जैसा इतना बड़ा कार्य हुआ, और जैसे इन्होंने बताया कि पानी की समस्या के लिए बैराज की बात हुई थी, बिजली के लिए जो आगे हम काम कर सकते थे, कुछ नहीं हुआ। पानी की समस्या मूलभूत समस्या है किसी भी जीवन के लिए। पहली चीज हवा और पानी, ऑक्सीजन और पानी, ठीक है सर, अन्न बाद में आए। बिना अन्न के भी लोग आगे बिना पानी के नहीं सकते। उस पानी की समस्या के लिए इन्होंने कोई कॉन्क्रीट पहल नहीं की, कोई कॉन्क्रीट पत्राचार नहीं है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया। केवल क्या रहता है, यहाँ माला पहना दी, वहाँ माला पहन ली, यहाँ माला पहना दी, वहाँ माला। ये क्या सदस्य है या संस्थापक सदस्य जो 20 वोट है उनके फिक्स, उनको खत्म करना है। लेकिन जो आपका असली मुद्दा था, जो हर बार आप बताते आए हैं कि 2 टाइम के बाद एक कूलिंग पीरियड है, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया आपने उस समय से? अब वो उसकी मैं बताता हूँ। जो ओरिजिनल बाईलॉज शुरू में थे 2001 से बने थे, उसमें ये था 2 टर्म के बाद में। उसके बाद हमने MP सिंह जी ने हम लोगों ने कराया था एक टाइम में, पता नहीं कौन सा साल है, काफी साल उसमें हमने लेके आए थे कि ये देखो उस पर परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ उसमें कब्जा इस तरह के लोग करना चाहते थे, तो बीच में वो लोग भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने तो कर दिया, आप लोगों ने अपने हिसाब से चेंज कर दिया। जब आप लोग सत्ता में आए, जिस पॉइंट को लेके आ पाए, तो कूलिंग पीरियड, उस समय आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इतनी सारी AGM उसमें क्यों नहीं लाई? उसके बाद में आगे राजीव करेंगे, आगे मैं बताता हूँ, दर साहब को बता दीजिए, दर साहब भी बता दीजिए। उसमें आगे जो है बीच की निकाली बताता हूँ। बीच में जो है एक ये जो अभी की टीम है, ये लाए थे कि मुद्दा 2 टर्म वाला हटना चाहिए। ये आप ये खुद क्या नहीं हटाते? जब लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि ये डिलीट होना चाहिए, तो डिलीट उनसे करवाने लगे थे। खुद आप क्यों नहीं करते? 4 साल आपके पास 4 साल से राजनीति क्यों नहीं ला? मैं वही से आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम किसी परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारी आवाज़ को दबा दी जाती है। हमने कितने बड़े मुद्दा उठाया कि भाई हमारा संगठन जो है पिछले 2012 से इस मुद्दे को लेकर चल रहा था कि हम 2 टर्म के बाद में तीसरा टर्म जो है कूलिंग पीरियड रखेंगे। लेकिन वहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे पदाधिकारी, वो इतने सक्षम हो गए आज की डेट में कि वो किसी भी नीचे की बात जो उनके खिलाफ जा रही है उसमें नहीं आना चाहिए। अब उनको फायदा है इस चीज़ में, तो अपना इसको लेकर के आएंगे। इसी चीज़ का तो विरोध है हमारा, और इसी विरोध के कारण हम वहाँ से आते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। बहुत और उठी है। हमने यहाँ तक कि जो बाइलॉ में परिवर्तन कराया था तब भी हमने ये बात रखी थी। कौन नहीं मानेगी बात आपकी? कोई भी उमाशंकर जी थे उस टाइम पे, गोविंद शर्मा जी सब लोग थे उस टाइम। तो जिस लोगों की फाइल आने की आप बैठक करके जो कितने लोग समर्थन में, वो भी पता चल जाता आपको। समर्थन नहीं मिलता ना वहाँ पे। वहाँ पे अगर किसी ने बात रखी तो 10 लोग तो वैसे दवाए थे उस चीज को कि नहीं ये सर ये हमारी स्वार्थ की राजनीति है। ये है कि सोसाइटी एक्ट के अंदर टर्म ये है कि 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में नहीं आ सकती। सोसाइटी एक्ट किसको रूल कर रही है? RWA किसके अंदर आ रही है? फेडरेशन ऑफ RWA। क्या वो सोसाइटी एक्ट उसमें लागू नहीं होता है? और दूसरी बात, इन्होंने इसमें नए बाइलॉज जो लाना चाह रहे हैं कि फेडरेशन के 3 साल की अवधि बढ़ाई जाए, जबकि जो RWA उसकी 2 साल की अवधि। तो जो बंदा यहाँ प्रेसिडेंट बन के गया तो ये तो 2 साल में इसकी तो खत्म हो जाएगी लाइफ, वो 1 साल पीरियड कहाँ जाएगा? तो देयर इज नो लिंकिंग अबाउट द रूल्स और लॉज, नथिंग इज देयर। ये है प्रॉब्लम यहाँ। दूसरी बात, आप भी तो रेजिडेंट है नोएडा के, क्या जो आप बिजली का बिल देते हैं सबसे ज्यादा बिजली का बिल कौन देता है? नोएडा वासी। क्या फेडरेशन का आप मुझे कोई लेटर दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने अपील की हो कि हमारे बिल कम किए जाए? क्या हम कोई हवा अलग से पीते हैं या जल बिजली हम अलग से हमारे लिए पैदा हो रही है? जो और लोग के लिए हो रही है वो हमारे लिए क्यों? हमारे से लगा हुआ दिल्ली शहर है, उनका आप देख लीजिए, सब लोग एक कहते हैं।
और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होता है, हमारी बिजली सबसे ज्यादा कटती है। ये सवाल महासचिव से पूछ सकते हैं, ये उनके राइट हैंड थे अब तक। ये हाँ। इनको बोलने का 3.5 मौका साल। दिया, उनको बोलने का मौका दिया, आप ऐसा है बोलिए बोलिए ऐसा है। अच्छा, एक दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आप नए मेंबर इन्होंने जोड़े तो उसकी कोई पुनर्वास कोई नीति तो होगी ना कि 10 लोग कमेटी होगी, वो नए मेंबर को लाएंगे, उसमें जो भी मानक है उनको चेक करेंगे, उसका कुछ है मानक नहीं है। मनोरा के फाइल आउट में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रपोजल, जो भी एजेंडा एजीएम में जाता है पहले उसमें अप्रूव होता है। तो जो आपने अभी टू टर्म्स वाला बताया, तो हमने हमेशा वहाँ पिछली एजीएम में, मतलब पिछली इसी में भी उनको कहा था, लेकिन चूंकि क्या है कि 21 में से 20 आदमी तो उनके हैं, तो उस समय क्या होता है वो बहुमत से उसको नकार देते। तो जब वो पास ही नहीं होता तो आगे जाएगा कैसे? आगे जाएगा नहीं तो पास होगा कैसे? तो ये एक सिस्टम उनका नेक्सस बना हुआ है जिसमें कि आप फुल मेजोरिटी है, आप समझ सकते हैं कि बहुमत एक आदमी बोलता तो। और चुनावों के बारे में भी हमने ये 2-7 को लेटर दिया था, ये वाला जो आपके पास आया, उसमें हमने कहा था कि 31/7 में आप चुनाव करवा दीजिए। और लेकिन उन्हें जो स्टे का बहाना लिया था, मैंने खड़े होकर राजीव ने हमने बोला था कि ये जो आपका प्ली है ये रॉन्ग है, और उनका नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ 20 आदमी वहाँ 2 आदमी तो वो तो मेजोरिटी से पास करवाते हैं। मतलब उन्होंने टूरिंग पीरियड वाला जो अपना मामला है उसको नहीं लिया, 3 साल ले लिया, 3 साल 3 साल जी। अब मैं आपको बताऊँ, अभी उन्होंने जो है मेरे बारे में भी इतनी गलत उड़ाई की कि राजीव गांधी सेक्टर 27 में जमा बैठे कितने सालों में। मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको घर जुड़े हुए सब मेरे से 2014 से लेकर 2017 तक मैं सेक्टर 27 आर्डर में महासचिव रहा हूँ। 2017 से लेकर 2021 में पहली बार मैं अध्यक्ष बना हूँ। अब 2021 से लेकर के 2024 नवंबर तक मेरा कार्यकाल अध्यक्ष पद का है। तो मैंने अभी तक कहीं पे भी किसी भी नाजायज नहीं करा। जो मेरे बायलॉज में लिखा हुआ मैं अपने बायलॉज के साथ चला ना मैंने किसी बायलॉज में कोई चेंज कराया, बल्कि जो फनरवा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि सेक्टर 45 के आर्डर में 2 साल से बढ़ा के 5 साल करा लिया। वहाँ क्यों करा लिया? चुनाव में एक ऐसी आर्डर हुए है नोएडा के कि जहाँ पे आज तक चुनाव ही नहीं हुआ है, और हम तो हमेशा चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से निर्विरोध आए, क्योंकि पूरे सब लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। सर आज इतनी पहले अभी आप अगर इलेक्शन का जो नोटिस उठा के देखेंगे उसमें एजेंडा में लिखा है टू अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर एंड अनाउंस द नेम ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर। क्या ये सही बात है क्या? आप ये मान लीजिए, हम जब जनरल बॉडी में जाते हैं, जनरल बॉडी इज द सुप्रीम बॉडी, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी से रेजिडेंट के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, आप उसको अनाउंस नहीं कर सकते। आप कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट है जिनके पास आप पहुंचे हैं। तो जनरल बॉडी के समक्ष जो भी रखेगा वो रिस्पेक्टिव वे में होना चाहिए और उनसे पूछने के बाद ही डिसाइड होना चाहिए। अभी लिखा क्या है? पहले भी ऐसे ही लिखा था, पर चेंज होना चाहिए था। अनाउंस की जगह टू डिस्कस एंड डिसाइड द नेम ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर। अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारे पास में है, उस पुनर्वा के अंदर में कोई भी विपक्ष या अपोजिशन नहीं है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में आप जिसको इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके भेज रहे हैं, वो दूसरे पक्ष से पूछ के आपको रखना चाहिए। पहले 2 ग्रुप होते थे, उसमें से 1 या 2 आदमी चुन करके उधर आता था, तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते थे। मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ वहाँ पे। उस टाइम योगेश शर्मा जी हमारे एंटी ग्रुप में होते थे। जब हम ये 7 लोग थे, हम 14 लोग थे। जब इलेक्शन ऑफिसर की बात रखी गई तो हमने इनसे पूछा 2 आदमी आप दे दो, 2 हम देंगे, इलेक्शन ऑफिसर डिसाइड करते हैं, इसमें डिस्प्यूट नहीं होता। अब हमको केवल हमने कई बार हमको बताया कि बड़ी टीम है, तो कम से कम काम तो दीजिए। यहाँ पे 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, 4 वाइस प्रेसिडेंट है, 4 सेक्रेटरी हैं, ये हैं, इनको काम तो बताया चाहिए सर के लिए क्या करें। देखिए लास्ट सवाल, अपने आम सभा जो होगी आज पुनर्वास में इसका बहिष्कार किया, चुनाव भी करेंगे, चुनाव में फाइट करेंगे, चुनाव पर लेकिन भैया चुनाव आप लोगों ने चुनाव ही है, संवैधानिक तरीके से भैया हमने डिमांड को जो लेटर दिए हुए हैं, आप लोग डिप्टी रजिस्ट्रार को लेटर दिया है। आप आ रहे हैं, ये दस साल तो बोल रहे हैं, हमने लेटर दिए हुए आपके पास कॉपी दे रखी है, लेकिन आज तक कभी फेडरेशन से हमारे पास कोई फोन नहीं आया कि आपका ये लेटर हमारे पास आया हुआ है, इस मुद्दे पे आपने चर्चा करनी है, बात करनी।
वो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं लेते।